हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपके बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 ट्वेल्थ की बुक का आखिरी चैप्टर जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। एंड टुडे वी विल गोना कवर अ टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाऊंगी दैट इज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो चलिए देखते हैं क्या होता है स्पीशीज का इंपॉर्टेंस. What is the importance of species diversity? So, according to David Tillman, David Tillman was a scientist. Plots with more species show less year-to-year variation in total biomass. अब David Tillman एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने एक प्लॉट्स क्रिएट करे. He just created small plots with variety of plants. बहुत सारी प्लांट वेराइटीज उस प्लॉट में ग्रो करा उन्होंने और वो एक्सपेरिमेंट इस तरीके से कर रहे थे. तो उनका पूरा सेटअप क्या था डेविड टिलमैन का सेटअप ये था कि प्लॉट्स क्रिएट करे, प्लॉट्स में कई सारे वेराइटी ऑफ प्लांट्स लगाए. ठीक है, अब उनका ऑब्जर्वेशन क्या था? उनका ऑब्जर्वेशन ये था प्लॉट्स विथ मोर स्पीशी, ऐसा प्लॉट जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ स्पीशी लगाई हैं, हैव लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन. जो वेरिएशन हर जनरेशन टू जनरेशन और ईयर टू ईयर विद टाइम जो वेरिएशन होते हैं वो ऐसे वाले प्लॉट में जिसमें ज़्यादा स्पीशीज थी उस प्लॉट में कम थे एज कम्पेयर टू द प्लॉट्स जिसमें कम स्पीशी वेराइटी थी. तो सीधी सी बात है, दो प्लॉट्स हैं, आप ऐसे समझिए दो प्लॉट्स हैं, इसमें उन्होंने अराउंड 4 स्पीशीज डिफरेंट स्पीशीज ग्रो करी हैं और ये एक प्लॉट है यहाँ पे उन्होंने अराउंड 10 डिफरेंट स्पीशी ग्रो करी हैं. तो मैं अगर पूछूँ वेरिएशन किस में ज़्यादा होगा, वेरिएशन ए या बी में, तो वेरिएशन विल बी मोर डेफिनेटली इन ए. जहां पर स्पीशी डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है ऐसे प्लॉट्स में वेरिएशन सीजनल टू सीजनल वेरिएशन या सीजनल फ्लक्चुएशन हमें देखने को नहीं मिलता. तो सीधी बात यह है कि अगर स्पीशी की डाइवर्सिटी है, ज़्यादा स्पीशीज हैं, तो देयर विल बी स्टेबिलिटी इन द इकोसिस्टम. Diversity of species will lead to stability in the ecosystem. Increased diversity contributes to हायर प्रोडक्टिविटी. अब अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा है, वेराइटी ऑफ स्पीशीज ज़्यादा है, स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी. क्या हाई हो जाएगा? प्रोडक्टिविटी. इट इज़ एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस. तो ऑब्वियस ही बात है यार कि अगर हमको अपने बेटर सर्वाइवल के लिए मैं पूछूं क्या चाहिए, तो आप बोलोगे कि ठीक है हमारे पास इनफ रिसोर्सेज होने चाहिए. एंड इनफ रिसोर्सेज ऑल्सो इंक्लूड द स्पीशी डाइवर्सिटी. तो अगर हम डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी? नंबर 1, इट डिक्रीजेस द सीजनल और ईयर टू ईयर वेरिएशन. सबसे पहले तो जो ईयर टू ईयर वेरिएशन है उसको कम कर रही है डिफरेंट स्पीशी वेराइटीज, जिसके कारण क्या हो रहा है? इट इज लीडिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी आ रही है. सेकेंड चीज क्या हो रहा है? Second cheese, with increased biodiversity, with increased diversity of species, the productivity is also increasing. तो पहला तो environmental stability, second is higher productivity. This is the significance of species diversity. Variety होगा तो हमारे पास options होंगे, तो there will be more diversity and more productivity and also stability in the environment. Now, what is Rivett-Popper hypothesis? This is a hypothesis. It is an analogy used to understand the importance of biodiversity. It was proposed by Stanford ecologist Paul Ehrlich. तो Paul Ehrlich was a Stanford ecologist. उन्होंने एक concept दिया that is Rivett-Popper hypothesis. Rivett-Popper hypothesis जो था वो explain करता था what is the importance of individual species in a ecosystem या what is the importance of biodiversity. क्या एक्सप्लेन करता है हमको रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस हमको एक्सप्लेन करता है importance of individual species in ecosystem. हमारे इकोसिस्टम में जो हर एक स्पीशी है उसका क्या इंपॉर्टेंस है? या तो ये बोलो और या तो फिर आप ये बोलो जो यहाँ लिखा हुआ है कि इट एक्सप्लेन्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन दिस अर्थ. ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई क्या था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. अब रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस हम समझेंगे विद अ प्लेन जर्नी. आप और मैं हम सब मिलके जा रहे थे गोवा. मैं और मेरे 10 दोस्त, हम 11 लोग जा रहे थे गोवा.
हम गोवा जा रहे थे विथ फ्लाइट, हम फ्लाइट से जा रहे थे। हमने कहा हमारे पास बहुत पैसा है, हम फ्लाइट से जाएंगे, वी आर रिच, वेरी रिच। ठीक है, अब इट वॉज आवर फर्स्ट फ्लाइट जर्नी, मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स की इट वॉज अ फर्स्ट फ्लाइट जर्नी। पहली बार हम सब ने एरोप्लेन देखा था, हम उसके अंदर बैठे थे। हमने हमेशा इतनी दूर से देखा था ज़मीन पे खड़े होके, बट असली में इतने पास से एरोप्लेन आज हम पहली बार देखने वाले थे। ठीक है, अब हमारी फ़्लाइट थी 12 बजे की, हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट 10 बजे, क्योंकि पहले पहुंचना होता है ना, हमें पता चला था, तो इसलिए हम बहुत पहले पहुंच गए। हम 10 बजे से जाके बैठ गए। अब 10 बजे से जाके बैठ गए और हम बहुत एक्साइटेड थे एयरपोर्ट देख के। हम पहले एयरपोर्ट पर ही बहुत ज़्यादा खुश होते रहे। धीरे 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 करके हमने वहाँ टाइम पास किया, थोड़ा बोर होने लगे। फिर जैसे ही हमारा बोर होना स्टार्ट हुआ, लेकिन वैसे ही हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया। अब 11:30 बजे से बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। बोर्डिंग स्टार्ट होते ही मज़े आ गए कि आहा अब तो प्लेन में बैठेंगे। बढ़िया मज़े करते 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 आखिर वो टाइम आ ही गया जब हमने प्लेन के अंदर अपने कदम रखे। हम फाइनली प्लेन के अंदर पहुंच चुके थे और हमने अपनी सीट ढूंढी। हमें मज़ा आया, हमने अपनी सीट ढूंढी इधर उधर और हम जाके अपनी सीट पे बैठ गए। एज़ यूजुअल मेरी तो फर्स्ट फ्लाइट थी, तो मुझे चाहिए थी विंडो सीट। मैंने कहा मुझे चाहिए विंडो सीट, मुझे भी क्लाउड्स देखना है, मुझे भी ऐसे विंग के साथ स्नैप बनाते हैं ना, विद अ विंग ऑफ द प्लेन, तो मुझे भी वो स्नैप बनाना है। बहुत मज़ा आ गया, बढ़िया, चलो ठीक है। अब शुरू होगी असली कहानी। अब हम सब जो बैठे हुए हैं प्लेन के अंदर, एंड द प्लेन इज द इकोसिस्टम। जो पूरा का पूरा प्लेन है, आप समझिए यहाँ पे हम किस तरीके से चीज़ों को रिलेट करने वाले हैं। सो व्हाट इज प्लेन? जो हमारा एयरप्लेन है वो क्या है? इकोसिस्टम। एयरप्लेन इज द इकोसिस्टम। अब हम हैं, भले ही हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर हैं सारे के सारे, लेकिन हमको थोड़ा थोड़ा इंजीनियरिंग भी, हम सबका मन था इंजीनियर बनने का, लेकिन हम गलती से शायद डॉक्टर बनने आ गए। तो हमको बहुत इंटरेस्ट है, अरे प्लेन में होता क्या क्या है। तो हमने शुरू करा, भाई देखो प्लेन में क्या होता है, प्लेन में विंग्स होते हैं, प्लेन में सीट्स होती हैं, सीट्स के नीचे स्क्रू होते हैं, और क्या होते हैं प्लेन में, और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं ना प्लेन के, पूरी प्लेन की बॉडी होती है, ऐसे करके जो भी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लेन थे उसको हम किससे रेफर कर रहे हैं यहाँ पे? वी आर रेफरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लेन विद डिफरेंट स्पीशी। डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लेन इज इंडिकेटिंग डिफरेंट स्पीशी। चलो ठीक है, तो हमें मजा आ गया बैठे। अब है तो सब चिरकुट, अब सूची फालतू की हरकत कि अब कुछ तो खुराफाती की जाए ना। अब यार ऐसे ही बोर हो रहे हैं, प्लेन ने टेक ऑफ भी कर लिया, अरे बहुत मजा आ गया। अब लेकिन टेक ऑफ के बाद लगने लगा कि बस में बैठे हैं यार। टेक ऑफ के बाद लिटरली ऐसा फील हुआ कि बस में बैठे हैं। खिड़की विड़की भी बंद कर दी, धूप आ रही थी तो खिड़की बंद कर दी। अब उसके बाद तो और ही लगने लगा कि यार बस में बैठे हैं। ट्रेन में तो क्या है, बढ़िया फैल के सो जाओ तो फील आता है ट्रेन में हो, लेकिन जैसे बस में नहीं, आपको सिर्फ बैठना पड़ता है, सिर्फ बैठे थे। अब हम बिजनेस क्लास में थोड़ी गए थे यार, हम इतने अमीर थोड़ी हैं, हम गए नॉर्मल इकोनॉमी में ही थे। तो बोर हो रहे थे, तो इसीलिए क्या करा, अब बैठे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा, तो सोचा चलो स्क्रू निकाल लेते हैं, प्लेन के स्क्रू निकाल लेते हैं, 3-4 बेच देंगे, बहुत मजा आएगा, पैसे मिल जाएंगे। तो हमने प्लेन में स्क्रू को पॉप करना स्टार्ट कर दिया। तो what we just started is riveting popper. रिवेट पॉपर हमने स्टार्ट कर दिया। रिवेट पॉपर का करने का मतलब है हम लोग स्क्रू निकालने लगे। स्क्रू निकालने का मतलब है द हार्म वी आर कॉजिंग टू द स्पीशी। harm to species। चलो समझ में आ गया तो क्या क्या हो रहा है। अब हमने धीरे धीरे करके स्क्रू निकालना स्टार्ट कर दिए। what we just starting popping the rivets। what we just starting is popping the rivets। हमने rivets को पॉप करना स्टार्ट किया, riveting popping नहीं, rivet popping स्टार्ट कर दी हमने, rivet popping। हम उसके स्क्रू निकालने लगे। अब सबसे पहले अंदर थे, तो चलो अंदर बैठे बैठे अपने मैक्सिमम हाथ कहाँ जा सकते थे, सीट पे बैठे थे तो मैक्सिमम हाथ सीट के नीचे जा सकते थे। तो सबसे पहले मैं और मेरे चिरकुट दोस्तों ने क्या करा, हमने सबसे पहले स्क्रू निकालना स्टार्ट करे सीट्स के। तो अगर हम सीट्स के स्क्रू निकाल रहे थे तो अभी इतना कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा था। सीट्स के ही निकाले थे, बहुत ज़्यादा अंदर टर्ब्यूलेंस क्रिएट होगा, मैं निकल के आगे चली जाऊंगी, आगे वाला निकल के पीछे आ जाएगा। ठीक है, हमने अंदर वाले स्क्रू निकाले। मतलब किसी भी इकोसिस्टम में मैंने अभी किसी ऐसी स्पीशी को हार्म किया। स्क्रू निकालने का क्या मतलब है, डिफरेंट स्पीशी जो हो गई, मतलब सीधी सीधी बात ये है, मैंने अभी कुछ ऐसे स्क्रू निकाले जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। जैसे मैंने सीट्स के स्क्रू निकाल दिए तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि प्लेन सीधे क्रैश हो जाए, नो, ऐसा नहीं होगा।
तो मतलब अभी जो स्पीशी एक्सटिंक्ट हुई, ठीक है, उसके एक्सटिंक्शन से बुरा लगा, दिल से बुरा लगा, लेकिन एज सच इतना कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं था। अब अंदर के स्क्रू निकालते निकालते लाइट्स, फैन, एसी वेसी, अंदर जितना घमासान मचा सकते थे अंदर सब कुछ कर दिया, अंदर के सारे स्क्रू निकाल लिए। अब अंदर के सारे स्क्रू निकालने के बाद हम फिर से बोर होने लगे, फिर से बस वाली फीलिंग आने लगी। तो बोला कि अब कुछ और करना पड़ेगा। तो एक दोस्त ने खिड़की खोली और खिड़की से निकल के वो जाके विंग ऑफ द प्लेन पे बैठ गए, एक इधर और एक इधर। जो प्लेन के दो विंग्स होते हैं दोनों इस तरफ से निकले और जाके विंग ऑफ द प्लेन पे बैठ गए और उन्होंने बोला कि अब हम विंग के स्क्रू निकालेंगे। उन्हें बोला अब अंदर मजा नहीं आ रहा, अब हमें विंग के स्क्रू निकालने दो। तो उन्होंने बैठ के विंग्स के स्क्रू निकालना स्टार्ट कर दिया। नाउ व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, आप बताओ। अंदर एसी के और फैन के और वो एयर हॉस्टेस को बनाने वाले और सीट्स के, सीट बेल्ट के, जिसके भी स्क्रू निकाले इतना कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन अगर बाहर अब कोई निकल के विंग्स ऑफ द एयरप्लेन के स्क्रूज को पॉप करने लगा है, रिवेट्स को पॉप करने लगा, निकालने लगा है, तो बताओ क्या होगा? द प्लेन विल क्रैश इमीडिएटली। द प्लेन विल क्रैश इमीडिएटली, जहां होगा ना वहीं से धड़ास के नीचे आएगा, तुरंत इमीडिएटली क्रैश होगा। Similarly, in our ecosystem, there are some species like wings of the plane, जिन्हें हम कहते हैं keystone species, जो इन्वायरमेंट में बहुत, जो इकोसिस्टम में एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही हैं। तो अगर ये मेजर स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाती हैं तो इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, द इकोसिस्टम विल बी वैनिश्ड। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, कि हम कौन सी जगह से स्क्रू को निकाल रहे हैं एक प्लेन के अंदर से, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप अंदर से निकाल रहे थे स्क्रू तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे आपने विंग्स के स्क्रू निकाल दिए तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। सिमिलरली किसी भी इकोसिस्टम में अगर आप कोई छोटी मोटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशी नहीं है, वो उसका एक्सटिंक्शन हो रहा है, तो इट वोंट अफेक्ट द इकोसिस्टम दैट मच। बट किसी मेजर, किसी कीस्टोन स्पीशी का अगर एक्सटिंक्शन हो जाता है तो एंटायर इकोसिस्टम विल बी अफेक्टेड और इट कुड बी वैनिश्ड। समझ आई कहानी? तो मैं और मेरे दोस्तों की कहानी सब एक टोटली काल्पनिक कहानी थी, जस्ट टू एक्सप्लेन रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो चलो अब पढ़ लेते हैं क्या कहानी है भाई रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस की। चलो देखते हैं। इन एन एयरप्लेन, तो एयरप्लेन क्या है? इकोसिस्टम। ऑल पार्ट्स जॉइन टुगेदर यूजिंग मेनी रिवेट्स, तो रिवेट्स को कंसीडर किया है उन्होंने स्पीशी। हाँ ठीक है, रिवेट्स को कंसीडर किया है स्पीशी, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ और आप ये मान लो एयरप्लेन क्या हो गया? इकोसिस्टम। ऑल द स्क्रू, जितने भी स्क्रू है, रिवेट्स हैं, वो क्या हो गए? अलग अलग स्पीशी। नाउ इफ पैसेंजर्स पॉप अ रिवेट, हर पैसेंजर क्या कर रहा है? हम जैसे लोग हर एक रिवेट को निकाल ले रहा है, हर एक स्क्रू को निकाल ले रहा है। तो पॉपिंग अ रिवेट का क्या मतलब है? एक्सटेंशन ऑफ अ स्पीशी, हार्म पहुंचाना जिससे वो पर्टिकुलर स्पीशी हट जा रही है, खत्म हो जा रही है, एक्सटिंक्ट हो जा रही है। तो कहानी क्या है? प्लेन है, प्लेन में बहुत सारे रिवेट्स हैं, स्पीशी है। इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीशी है और हर एक एक स्पीशी का एक्सटिंक्शन होता जा रहा है। तो क्या होगा? इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। तो इनिशियली जब आपने अंदर के रिवेट्स को पॉप किया था, सीट्स वीट्स के, तो इनिशियली फ्लाइट की सेफ्टी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम वोंट बी अफेक्टेड दैट मच। बट as more and more rivets are removed, the plane become dangerously weak. अब भाई अंदर के निकाले थे, ठीक है, समझ आ रहा था, अब तुम तो यार सीधे स्ट्रक्चर पे ही आ गए, तुमको रोका नहीं तो तुम तो विंग्स के निकालने लगे। तो जैसे ज्यादा से ज्यादा रिवेट्स निकाले जाएंगे, प्लेन उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा? प्लेन उतना ही ज्यादा फंक्शनली और मतलब उसकी जो सेफ्टी होगी वो धीरे धीरे करके कम होती जाएगी, है ना। तो इसी को आप इकोसिस्टम से रिलेट कर लो। इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीशी हैं, धीरे धीरे जब इनिशियली स्पीशीज का एक्सटिंक्शन स्टार्ट हुआ तो थिंग्स वोंट बी गेट सीरियस दैट मच। बट अगर इस चीज़ों को नहीं रोका तो, और अगर सारी स्पीशी खत्म होने पे आ गई, एक्सटिंक्शन पे आ गई, तो इट विल बी अ मेजर लॉस टू द इकोसिस्टम। लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स, अबाउट विंग्स, विंग्स के ही स्क्रू निकाल दिए, मतलब कि की स्पीशीज, की स्टोन स्पीशी का ही एक्सटिंक्शन हो गया। That drive major ecosystem function. तो keystone species are those species that drive major ecosystem function. What are keystone species? उन्हें wings of the plane से क्यों relate किया है? Because wings play a very very important role in the flight safety or in the just operating the plane and just the flight of the plane. Plane fly कर रहा है तो इसीलिए कर रहा है because of the wings. So here in ecosystem, these key species are the major species which are playing major role in the environment, in the ecosystem functioning.
is more dangerous to flight safety than loss of few rivets on the seats or the window inside the plane. तो विंडो और सीट्स के रिविट्स निकालने पे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप विंग्स के रिविट्स निकाल लेते हो तो इट विल बी मोर डेंजरस। ऐसे ही अगर आप कोई भी छोटी मोटी स्पीशीज़ है और उसका एक्सटेंशन होता है तो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम। बट इफ़ की स्पीशी पर कोई डेंजर आता है, वो अगर एक्सटेंशन के वर्ज पर होती है या फिर इंडेंजर्ड होती है, तो इट विल बी अ ह्यूज लॉस टू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज दिस की स्पीशी इज ड्राइविंग द मेजर फंक्शनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम। और अब मेजर फंक्शन करने वाले लोग ही रहे, घर से मम्मी ही चली गई तो तुम क्या ही कर लोगे? सो दैट इज वाई की स्पीशीज आर इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोसिस्टम. So with this example, this is everything about Rivett-Popper hypothesis, and I hope with this particular example of Rivett-Popper hypothesis आपको समझ में आया होगा importance of species in an ecosystem. तो की species का बहुत important role play होता है, उनके extinction से पूरा ecosystem disturb हो जाता है. तो अगर सबको समझ आ गया है, मज़ा भी आ गया है और कोई डाउट भी नहीं है, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.